प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 8th के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करने वाले हैं अपने यूटी से पहले, जो हमें हमारे यूटी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैंने इसमें उन सभी चैप्टर्स को शामिल करने की कोशिश की है जहां से आपके यूटी में सवाल बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं उनका सॉल्यूशंस आपको करवाऊँगा। आप सभी बच्चे उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे पुनः देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कौन सा है? वर्ग तथा वर्ग मूल। वर्ग तथा वर्ग मूल। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर से सवाल पूछा ही जाना है। तो वैसे तो मैंने आपको क्लास में सारे वर्ग और वर्गमूल याद करवाए थे, लेकिन क्योंकि यह एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उन सभी क्लास को लिया है जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ ले रखे हैं हमें जिनका वर्ग निकालना है। जैसे कि हमें 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग, इसका मतलब क्या है कि 11 को हमें कितनी से मल्टीप्लाई करना है? 11 से। जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 121। अब आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई कैसे करनी है? तो मल्टीप्लाई इसकी तो बहुत आसान थी। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन? 13, यानी कि हमें किसका स्क्वायर निकालना है? 13 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 13 मल्टीप्लाई 13। जब हम 13 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो आंसर आता है हमारा 169। इसमें भी समझने जैसा कुछ नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर भी यदि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। हम इस तरीके से 13 लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आंसर आता है 9। हमने लिख दिया। आप कहेंगे यस सर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसके बाद हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर कितना आता है? 3। ऐसे ही जब हम इस वाले 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करते हैं तो आंसर कितना आता है? 3। और मैंने कहा था दोनों को जोड़ देंगे। जब हम 3 में 3 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? 6। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। अब क्या है? अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर। हाँ, अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स की। कौन से वाले दोनों नंबर्स की? इन दोनों नंबर्स की। और जब हम यहाँ पर अभी अभी क्या आया था? हमने लिखा था 6 आया था। और जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। तो आपने देखा कि हमारे जो दोनों आंसर हैं वो क्या हैं? सेम हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा 17 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर आपका होमवर्क है, आप सभी बच्चे इसको होमवर्क में करके देखेंगे। होमवर्क है 17 का स्क्वायर। आज अगला नंबर है 21 का स्क्वायर। तो ऐसे ही 21 का स्क्वायर आप करेंगे। 21 की जब मल्टीप्लाई मैं 21 के साथ करता हूँ तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 441। तो ये भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसीलिए मैं उनको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। आगे एक नंबर दे रखा है। देखो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। हमें करना है अब 45 का। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी नंबर जो 5 पे ख़त्म होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर करते हैं 5 का। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 4 से अगला नंबर क्या आता है? आप कहेंगे सर जी 5 आता है। और फिर हम क्या करते हैं? 4 और 5 की आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जब हम 4 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 20। तो इस प्रकार हमारा 45 का स्क्वायर कितना आ गया? 2025। तो आपसे इस तरीके से पेपर में कोई भी स्क्वायर पूछता है तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उल्टा दे देगा, मान लो अगर ये दे दे ये और पूछ ले किसका वर्गमूल है, तो आप जानते हैं 21 का होगा। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले कि ये किसका वर्गमूल है ये,
तो आप बता सकते हैं ये 13 का होगा। ऐसे ही आपसे पूछ ले ये किसका वर्गमूल है, तो आप बता सकते हैं कि ये किसका होगा, 11 का होगा। तो इस तरीके से ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। इस तरीके का सवाल आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लें और समझ लें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इस बार हमें क्या बताना है, पहले हमें बताना था वर्ग तथा वर्गमूल, और इस बार हमें बताना है घन तथा घनमूल। तो घनमूल निकालना सीख लेते हैं। देखो घन बहुत आसान है, यानी कि हम वर्ग में क्या करते थे, वर्ग में हम करते थे 2 बार गुणा। जैसे मान लो x है, x की x से गुणा करते थे। घन में हम क्या करेंगे, घन में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है। यानी कि हमें एक ही नंबर की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार करनी है। आप कहेंगे सर हमें पता है ये बात, तो फटाफट हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है 9 का क्यूब। इसका मतलब 9 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। और जब हम इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो कि 9 की मल्टीप्लाई 2 बार करने पर क्या आता है, 9 का स्क्वायर आता है। और 9 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 81। और जब 81 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 वन ज़ा 9, क्योंकि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 9 8 जा 72। तो कितना आ गया, 729। यानी कि 9 का क्यूब कितना आ गया, 729। फिर आ जाते हैं हम 13 के क्यूब पर। ऐसे ही जैसे कि आपने अभी अभी इसका क्यूब निकाला है, ऐसे ही आप किसका क्यूब निकाल सकते हैं, आप 13 का क्यूब निकाल सकते हैं। और 13 का क्यूब निकालना भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 13 का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 13 का क्यूब निकालना है अब हमें 13 का। चलिए 13 का देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 13 का क्यूब, इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अभी अभी मैंने आपको बताया 13 की 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 169। अब 169 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दो 13 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करते हैं, क्योंकि देखो इस केस में हम मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले 13 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में, और 13 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो आंसर आता है 117। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7। और यहाँ पर हमारा कैरी कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है। अब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 आ रहा है 9 के बाद। तो 13 की मल्टीप्लाई जब 6 में करते हैं तो आंसर आता है हमारा 78। अब इसमें हमें 11 जोड़ना है क्योंकि 11 हमारा कैरी था। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा। तो कितना आता है हमारे यहाँ पर 89। तो 89 का हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और 8 भी, 8 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, कैरी। ठीक है। अब 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, अब 13 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि 1 ही तो रह गया है हमारा, इन दोनों से तो कर चुके। जब 13 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर कितना आता है 13, लेकिन हमारे पास 8 कैरी था। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आता है 21। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 21। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि 13 का क्यूब क्या है, 2197। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इनको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना हो। अब आते हैं 15 का क्यों निकालना है ऐसे ही हमें। इसका मतलब 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। अभी अभी हमने आपको बताया था 15 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो आंसर आता है 2 to 5। और जब 2 to 5 की मल्टीप्लाई 15 से दोबारा कर देंगे अब क्या आएगा आंसर, इसको देख लेते हैं। क्योंकि 2 to 5 की मल्टीप्लाई जब 15 से हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे करा रहा हूँ। सबसे पहले 13 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आप 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 75। आप कहेंगे यस सर 75 का हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 7, और हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा कैरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो 15 2 या कितना होता है 30 में 7 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 37 का यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। तो कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है ये बात। अब हमें क्या करना है, अब 15 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, फिर आगे वाले 2 के साथ करेंगे, फिर आंसर 30 आएगा।
और 30 में फिर 3 कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 3 33। तो इस प्रकार हम किसका क्यू निकाल लेंगे 33 का क्यू निकाल लेंगे। अब 2 क्यू बचते हैं, एक 8 का और एक 16 का, सॉरी 6 का। 8 का और 6 का आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 8 का और 6 का आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखेंगे क्या आएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान क्या हो सकता है, इसकी संभावना बताइए। आप जानते हो कि इकाई स्थान, जैसे मान लेते हैं ये एक नंबर है 545, ये क्या है इसका इकाई है, आप कहेंगे यस सर। और ये क्या है इसका दहाई है, आप कहेंगे यस सर। और ये क्या है इसका सैकड़ा है, आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हमें बताना है कि जो सबसे लास्ट में जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के नंबर पर क्या क्या नंबर आ सकता है, तो उसको हम करके देख लेते हैं। देखो इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं सीखना है, हम अपना एकदम बेसिक फार्मूला लगाएंगे। अब आपको 10 तक मैंने स्क्वायर याद करवाए थे, तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। इकाई के अंक को हमें देखना है क्या हो सकता है। तो मैं सारे नंबर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है ना। इधर मैं लिखूँगा एक का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं 4, 3 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं, आप कहेंगे सर 9, और 4 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं 16, और 5 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं 25। क्लियर है। फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। बस अब हम 11 पर आ जाएंगे। तो 11 के बाद तो नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे ना। तो केवल यही वो नंबर हैं कि जब हम कितने भी बड़े या कितने भी छोटे नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने लिखा कि किसी नंबर के, मैंने लास्ट में लिख दिया 2, मैंने कहा बताइए ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखते ही बता देंगे कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है स्क्वायर जिसके लास्ट में 2 हो, तो ये आपका तुरंत कट जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या क्या स्क्वायर रूट हो सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं ना। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहेगा, इसको हटा देता हूँ। तो यही तो इकाई है। देखो जहाँ पर एक अंक होगा वो तो इकाई होगा, लेकिन जहाँ पर 2 अंक हैं, जैसे यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 में हमने 6 लिया है। ऐसे ही यहाँ पर 49 में 2 अंक आ रहे हैं तो हमने क्या लिया है 9 लिया है। ऐसे यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं तो हमने क्या लिया है 0, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सवाल में इसने क्या पूछा है इकाई स्थान क्या हो सकता है। तो इकाई स्थान का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस क्या हो सकता है। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सारा कुछ सीख लिया कि कौन कौन सा नंबर हो सकता है, कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरण को हल कीजिए। जैसा कि आपको पता है आपकी के क्लास में या आपके बुक में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें से आपके सवाल आने की संभावना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 5-6 इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया है और हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हल करने का मतलब कुछ नहीं होता है, हल करने का मतलब होता है बेटा कि इसमें जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि लिखा हुआ है 2x - 5 = 10, तो इधर 2x मैंने आपको बताया था कोई चीज़ अगर इधर घट रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, जुड़ेगी। क्योंकि आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर जो इधर ये -5 है घट रहा है तो इधर 10 की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 तो ऑलरेडी था, प्लस हमने 5 ऐड कर दिया। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x बराबर हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब ये वाला जो 2 है आप सभी को पता है कि 2 इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप कहेंगे यस सर पता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/2। और हमें क्या करना था, हमें x की ही तो वैल्यू निकालनी थी कि आखिर x कितना होगा हमारा। आप चाहें तो इसको इतना छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 7.5। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको वीडियो को पॉज करके। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा चल रहा है ये, अब ठीक रहेगा। दूसरा है 2x-3 बराबर 7, तो कुछ नहीं है, 2x-3 बराबर 7। तो आपको पता है ये 2x तो इधर रहेगा, ये वाला -3 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +3, तो 7 ऑलरेडी था, +3 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया, 7 और 3 10 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 10 बटे, आपने देखा ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/2। और जब 10/2 को भी हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 से 10 को काटते हैं तो कितना आता है, 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई बेटा 5। तो क्लियर है। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे तो इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x/2 + 3/2 बराबर 5/2। क्वेश्चन को देखो यहाँ लिख लेते हैं, x/2 + 3/2 बराबर 5/2। अब मैंने आपको भिन्नों को जोड़ना सिखाया था। क्या सिखाया था, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब नीचे वाली संख्या सेम होती है, नीचे वाली संख्या सेम होती है, तो नीचे वाली संख्या को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आपने बताया था, ये हो गया 5/2। अब आपको मैंने एक बात ये भी बताई थी कि बराबर में यदि दो चीज़ें एक जैसी हैं तो वो आपस में कट जाती हैं। जैसे कि मान लो अगर ये वाला 2 नीचे है और ये वाला 2 यहाँ होता, यहाँ, तब नहीं कटता ये, लेकिन दोनों ही नीचे आ रहे हैं, आपने देखा दोनों नीचे आ रहे हैं। जब दोनों नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इनको काट सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या रह गया, हमारे पास इधर रह गया x + 3 बराबर 5। अब आपको पता है ये वाला 3 इधर जुड़ रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम। तो x बराबर 5 - 3, तो x बराबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास, 2। तो क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा तेज़ी से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि सर तुरंत मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका पेपर है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको ये सभी सवाल प्रैक्टिस करा दिए जाएँ, जिससे कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो हम ये वाला भी कर चुके, ये वाला भी कर चुके, ये वाला भी कर चुके। अब हमें करना है चौथे वाला। देखो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे, घटेगा, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 4। अब आपको पता है ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर 4/2। और जब 2 से काटेंगे 2 को तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ से m की वैल्यू भी निकल कर क्या आ जाएगी, 2। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें भी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है l + 2y5 बराबर 7y5। अब आपको पता है ये वाली पूरी संख्या है, इधर जाकर घट जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल घट जाएगी सर, तो घटा देते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे l बराबर 7y5 और -2y5। तो l बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है नीचे वाली संख्या जब एक जैसी होती हैं तो उसको कितनी बार लिखते हैं, आप कहेंगे सर जी एक बार लिखते हैं, लिख दिया। ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट घटा देते हैं, घटा दिया। जब आपने 7 में से 2 घटाए तो 5 बचा, नीचे भी 5 था। अब 5 से 5 को काटा तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर जी एक बार कटेगा। तो l की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 आ गई। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्रमागत सम तथा विषम संख्या ज्ञात करना। ये कुछ चीज़ें ऐसी मैंने अलग से ली हैं जो शायद आपसे पूछी जा सकती हैं और जिनको आप समझने का प्रयास करेंगे, जो कि थोड़ी कहीं ना कहीं अलग हैं।
कहीं ना कहीं आपके पेपर में या आपको क्लास में इस तरीके की चीज़ें कम बताई जाती हैं, जानते आप हैं लेकिन आपका ध्यान थोड़ा कम जाता है। तो जानते हैं, जैसे मान लो देखो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है बेटा, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, और सम और विषम संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा दो क्रमागत सम संख्या बताओ। सम संख्या तो आपको पता है 2 है, और 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आपने कहा यस सर। मैंने पूछा दो विषम विषम संख्या बताओ। आपको पता है विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। तो 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, और 3 के बाद 5 आ रहा है, और 5 के बाद 7 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब किसी संख्या में मैं 2 जोड़ दे रहा हूँ, क्या जोड़ दे रहा हूँ, 2 जोड़ दे रहा हूँ, 2, तो अगर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इस प्रकार तो बन रहा है कि मान लो सम संख्या थी और उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो अगली सम संख्या आ गई। क्या आ गया, अगली सम संख्या, यही तो हुआ। लेकिन जब मैंने विषम संख्या में 2 जोड़ा, विषम संख्या में, तो फिर क्या आया, अगली विषम। ऐसा हुआ नहीं हुआ, आप कहेंगे यस सर। तो क्लियर है ये बात। अब इसी के ऊपर मान लो इसको वेरिएबल में भी दे सकता है। मान लो आपसे पेपर में पूछ ले कि x+1 से अगली विषम संख्या बताओ। कैसी बताओ, विषम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है इसमें 2 जोड़ने पर क्या आ जाता है, विषम संख्या। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x+1+2, क्योंकि x+1 तो आपके पास पहले से था, आपने इसमें क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, और जब आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 3। तो ये क्या हो गया, 3। तो अगली संख्या क्या आ गई, x+3। मान लो आपसे पेपर में पूछ लेता कि विषम संख्या नहीं सम संख्या बताइए, मैंने कहा आपसे कि x+4 से अगली सम संख्या बताइए। क्या बताइए, सम संख्या। आपको पता है संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, अगली आ जाती है। तो x+4 में मैं क्या जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x+6। ये क्या हो जाएगी, अगली सम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, अगली सम संख्या, है ना। और ये क्या हो जाएगी, अगली विषम संख्या। क्लियर है ये बात। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, बस यही छोटा सा एक सवाल था। इसी तरीके का सवाल शायद हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए। अब एक आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, बेटा आप त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज आपने पढ़ रखे हैं, है ना। तो त्रिभुज में एक त्रिभुज होता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ, एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मैं ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं इसके बारे में। तो समकोण त्रिभुज में बेटा देखो, ये यहाँ पर होता है 90 डिग्री, और मान लेते हैं यहाँ पर एंगल बनता है थीटा। क्या बनता है, थीटा। तो कुछ नहीं होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण, या इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जहाँ पर जो थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, लंब, है ना। और जो रह जाता है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि इन तीनों के बीच में एक संबंध बताया गया। मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, यहाँ पर एक संबंध बताया गया। संबंध क्या बताया गया बेटा, संबंध ये बताया गया कि जो हमारा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। उन्होंने एक संबंध बताया कि जो मेरा ये क्या था, पी था, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या था, मेरा बी था, और ये मेरा क्या था, आधार था। यहाँ एंगल थीटा बन रहा था और यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। क्या बन रहा था, 90 डिग्री का। क्लियर है ये बात। तो इनके बीच में इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, h² बराबर b² प्लस के p²। ये क्या है, एक फॉर्मूला बनाया। किन्होंने बताया, इनके नाम पर रखा हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इन्होंने बताया, जब इन्होंने बताया तो हमने क्या करा, हमने कुछ निकाल के देखे। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है और उसकी ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा 4 है, तो मुझे ये वाली भुजा बतानी है। तो बहुत आसान है, मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। तो अब ऊपर वाला ही फॉर्मूला बता दो। आपको पता है ये क्या होता है, h होता है,
ये क्या होता है, b होता है, और ये क्या होता है, p होता है। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो आपसे पूछा है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 4 का और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, इतनी। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 और 9 25, कितनी हो जाएगी एच की वैल्यू 25। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, एच की वैल्यू आप जानते हैं किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने तीसरी भुजा को निकाल लिया। अब वो कभी कभी आपको क्या करेगा पेपर में, कभी कभी हो सकता है आपको दूसरी वाली भुजा दे दे, और मतलब 3 भुजाओं में से वो आपको 2 भुजा देगा और 1 भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप कुछ ट्रिपलेट यहाँ पर याद रख सकते हैं कि कुछ ट्रिपलेट किस तरीके से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब हम देखो 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट बनता है 5, क्या बनता है 5, यानी कि जब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर आता है। अगर मान लो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो जाएगा 6, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 8, मैं यहाँ भी क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा 10। तो यदि अगर 6 की और 8 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है, 10 बनता है, कितना बनता है 10 बनता है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो मैं 2-3 सवाल आपको दे देता हूँ, आप उन्हें निकाल के दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये है 12 है और ये 13 है, तो आपको ये निकालना है। दूसरा मैं आपको दे देता हूँ, और 25, हाँ 12, ये तो मैंने दे दिया सॉरी, और 15 8, हाँ ये 15 है और ये 8 है, तो आपको ये निकालना है। तो ये 2 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, आप बच्चे इन्हें ट्राई करेंगे, अपने घर पर समझने का प्रयास करेंगे। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं चाहें तो। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है फिर दोबारा इन हमें समीकरण को हल करना है। अब मैं आप कहोगे कि सर जी बार बार समीकरण क्यों हल करवा रहे हो, बेटा बार बार समीकरण इसलिए हल करवा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इसमें से ही आपके इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है। देखो पहले वाले समीकरण जो थे थोड़े आसान थे, इस बार के जो समीकरण हैं थोड़े मुश्किल हैं। तो पहले से ही शुरू कर लेते हैं हम। पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहला हमारे पास लिखा हुआ है बेटा कि 2m/3 प्लस 5/3 बराबर m/3, यही है। अब आपको पता है कि हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, हम हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम एक तरफ लाते हैं। तो हम क्या करेंगे, m को एक तरफ लाएंगे। तो इधर हमारे पास 2m/3 था, इसको जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -m/3 हो जाएगा बराबर इधर क्या, और ये इधर वाला जो है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा -5/3। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर आपको पतला लग रहा है तो मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, बाकी तो सही था ये। चलो अब मैंने आपको अभी अभी पीछे भी बताया कि जब नीचे वाली संख्या एक जैसी होती है तो कितनी बार लिखते हैं, एक बार, और ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे अब कि एक बार लिख देंगे इसको 3 को, और ऊपर क्या लिख देंगे 2m-3, और बराबर में क्या था -5/3, क्या था 5/3 था ना, हाँ 5/3। अब आपको पता है, फिर अभी अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जैसी चीज़ हो और आमने सामने हो तो कट जाती हैं। तो इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पर भी m था, मैंने लगाया नहीं, और सिर्फ ये 3m नहीं है, ये सिर्फ m है, m है यहाँ पर ये m, ठीक है। तो अब 2, आपको पता है कि 2m है, 2m में से m जाएगा तो क्या बचेगा, m बचेगा बराबर, और इधर क्या बचेगा -5। तो m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई -5। आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ये कह रहा है 2n
-4 बराबर 4n+5। तो फिर देखो इधर भी n है, इधर भी n है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले n, बड़े वाले n की तरफ ले जाते हैं छोटे वाले n को। तो उधर 4n ऑलरेडी था, माइनस का 2n लेकर गए, और ये वाला इधर है, इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 ऑलरेडी था, -5। तो 2n में से 2n गए तो कितना बचा, 2n, और ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, n/2। तो ये क्या हो जाएगी, n की वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा किस तरीके से होगा, चलिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 2y-5 बराबर y+5। देखो इस y को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस के y, और इस 5 को कहाँ क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो इधर ऑलरेडी था, एक 5 ये आ गया, तो 2y में से जब y जाएगा तो क्या बचेगा, y, और 5 और 5 जोड़कर क्या हो जाएंगे, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा मुश्किल है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। मतलब अलग कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर ने कुछ नया करा दिया है। चलिए देखते हैं। अगला है 2x/3 + 4/3 बराबर 3x/5 - 9/4। ये क्वेश्चन है। इधर वाला एक जैसा है, आप कहेंगे तो एक बार लिखेंगे, आपने एक बार लिख दिया, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2x + 4 बराबर, इधर वाला अलग अलग है, जब 5 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप जानते हो कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 20 आ गया। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो कितना आएगा, 4×3 = 12 आएगा ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -9×5 = 45। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या क्या आ गया उसको लिख लेते हैं। तो अब जब हमारे पास ये आ गया तो अब इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि कट तो रहा नहीं है कुछ, अगर कट रहा होता तो कुछ काट देते। इसकी मल्टीप्लाई तो होगी इसके साथ, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बोलते हैं। तो किस प्रकार होगी कि 2x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, बराबर, इधर क्या था, एक्स भी है यहाँ पर, एक्स में लगाना भूल गया हूँ, इधर था 12x - 45 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से, कितने से, 3 से। तो कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई अंदर एक साथ ऐसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं समझा देता हूँ, यहाँ देख लें। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 20 दूनी 40x हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो +20×4 = 80 हो जाएगा। आप कहेंगे सर प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा साइन है, प्लस का साइन है। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 12×3 = 36x हो जाएगा, और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस के कितना हो जाएगा, 105। जब 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आंसर आएगा आपका 105। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक तरफ ले आओ, तो हमने लिख लिया 40x - 36x बराबर, बाकी इधर में क्या था, ऑलरेडी 105 था, और ये प्लस का जो 80 है इसको भी इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -80। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। जब 40 में से 36 घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 4x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये कितना था, 80 था, और ये कितना हो गया, -185, क्योंकि दोनों यहाँ क्या हैं, कट रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर -185/4। तो x की वैल्यू या तो आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे। देखो 185 को आप भाग करेंगे किससे, 4 से। तो आपके तरीके से भाग करके बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। आप इस प्रकार भाग करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 बार, 2 बचेगा 25। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 24 बार, 25 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 46:1y। ये सारा हटा देता हूँ मैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 46:1/4।
तो ये आपका एक्स की दो वैल्यू है, आप चाहें तो ऊपर वाले पे छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं। माइनस लगाना भूल गए, माइनस लगा दें। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ सवाल था, कैलकुलेशन मुश्किल थी और कुछ नहीं था। अब आ जाते हैं इस प्रकार के सवाल। देखो ये कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, आप परेशान ना हो। ये कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रिया 2916 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार बॉक्स डिजाइन करना चाहती है। वह बाजार गई और एक बड़ा कार्डबोर्ड खरीदा। उसे वर्गाकार बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड को काटना पड़ा। अन्य जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि अब इस तरीके के प्रश्न को बोलते हैं केस स्टडी। क्या बोलते हैं? केस स्टडी। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। चाहे आप यूटी दे रहे हैं, चाहे आप मिड टर्म दे रहे हैं, चाहे आप फाइनल दे रहे हैं, इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा ही जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। से क्वेश्चन हमने समझ लिया कि एक लड़की है प्रिया, जो बाजार गई और उसने एक वर्गाकार चित्र, वर्ग आप जानते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। अगर ये और ये सभी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वो बनाना चाहती है, तो वह बाजार गई। यदि प्रिया बॉक्स पर रंगीन रिबन लगाना चाहती है तो उसे किस मात्रा की गणना करनी होगी? यानी कि प्रिया ने जो बॉक्स लिया, प्रिया पूरे बॉक्स को रंगीन उससे ढकना चाहती है, यानी कि रंगीन रिबन लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है? रंगीन रिबन। तो कैसे लगाएगी रंगीन रिबन? रिबन इस प्रकार ही तो लगाएगी, इस प्रकार पूरे पर रिबन लगा देगी, है ना, इस तरीके से। तो दूसरा है, यदि प्रिया बॉक्स पर रंगीन लगाना चाहते तो उसे किस मात्रा की गणना करनी होगी? एक वर्गाकार बॉक्स की प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो यदि बॉक्स पर रिबन लगाने की लागत 5 रुपये है तो खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो कुल कितनी राशि होगी? सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। एक मुझे दे रखा है, ये आपको बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। आप कहेंगे सर जी मुझे नहीं पता ये किसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लो। ये आपका एक वर्ग है, वर्ग है ना, थोड़ा ये स्क्वायर के जैसा बन गया है, सॉरी उसके जैसा, रेक्टेंगल के जैसा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ जिससे कि एक जैसा लगे। थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं। ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लो आपको इस पे तार लपेटना है, वर्ग पर क्या लपेटना है? तार। तो तार आर कहाँ कहाँ लपेटेंगे? यहाँ लपेट सकते हैं, यहाँ लपेट सकते हैं, यहाँ लपेट सकते हैं, यहाँ लपेट सकते हैं, यहाँ लपेट सकते हैं और यहाँ लपेट सकते हैं। ये तो आप तार लपेट सकते हैं। मैंने कहा कि आप इस वर्ग में कोई चीज़ फैला दें या बिछा दें, या जैसे मान लो मैंने कहा इस वर्ग में आप चटाई बिछा दो। क्या बिछा दो? चटाई। तो आपको पता है चटाई कहाँ बिछेगी? आप भी जानते हैं चटाई बिछेगी कहाँ पर बिछेगी? चटाई चटाई बिछेगी इसके पूरे के अंदर। कहाँ बिछेगी चटाई? ऐसे बिछेगी, ऐसे, इस प्रकार चटाई बिछेगी पूरे में। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसी प्रकार बिछेगी। क्यों? क्योंकि चटाई बिछाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरिया। अब दोनों चीज़ों को समझो। अब मैंने जब इसमें तार लगाया, क्या लगाया? तार लगाया। तार लगाने में मैंने इसका क्या यूज़ करा? तार लगाने में मैंने इसके केवल कोने यूज़ करे, यही तो यूज़ करा। ये भाई क्या यूज़ करा तार लगाने में? तार लगाने में मैंने सिर्फ इसके कोने यूज़ करे, ये वाले, यही तो यूज़ करे, ये। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिमाप, या इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? परिमाप या पेरीमीटर। लेकिन जब मैंने इसमें चटाई बिछाई, तो चटाई मैंने कहाँ बिछाई? इसमें चटाई मैंने इसमें बिछाई पूरे में बिछाई थी मैंने चटाई इसमें पूरे में, इस प्रकार। जब मैंने जो पूरे में इसमें चटाई बिछाई है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं इसको? एरिया। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? चलिए अब सवाल पर आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका जो एरिया होता है, अब मैं देख लेता हूँ दोबारा। जो इसका एरिया होता है इसका क्षेत्रफल या एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? जो साइड होती है इन्हें भुजा बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और परिमाप जो होता है इसका, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है
4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात क्लियर है। अब हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं दोबारा से फिर से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैंने आपको समझाया था फॉर्मूला। चलिए आ जाते हैं वापस इस पर। तो हमें दे रखा है कि ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसका 2916 दे रखा है पूरा अंदर वाला, और इसकी हम जानते हैं अगर ये मान लो x है तो ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी x। तो एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है 2916। अब मुझे तो नहीं पता कि ये भाई किसका एरिया है, चलिए मैं निकाल लेता हूँ। मुझे नहीं आता भाई, मैं तो एक बच्चा हूँ, मुझे नहीं आता कि मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपने हमेशा इसके फैक्टर करने सीखे हैं। आप यहाँ लिखेंगे 2916, और आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। आपने इसको 2 से काटा, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। आप इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 से 7 बार काटेंगे, 5 को काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। अब आप इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार, और एक बचा 12 बार, 3 बार। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से जब आप इसको काटेंगे 8 बार, 1 बार। अब आपको पता है ये 9 का है, तो देखो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसमें से तो मैं 9 निकाल सकता हूँ, और इस 3 में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, और इस 2 में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2। तो ये कितने का स्क्वायर हो रहा है हमारा, 54 का। कितने का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा 2916 है वो किसका स्क्वायर है, 2916 हमारा किसका स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ पर x बराबर स्क्वायर रूट 2916, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 54। क्या निकल कर आएगी, 54। क्लियर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब आपने x की वैल्यू 54 निकाल दी, इसका मतलब हमारे पास जो ये चीज़ थी, ये इसकी भुजा कितनी आ गई, 54 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देखो एक पैर कह रहा है यदि प्रिया बॉक्स पर रंगीन रिबन लगाना चाहती है तो उसे किस मात्रा की गणना करनी होगी। देखो अभी मैंने आपको पूरी बातें समझाई हैं, इसका मैं आंसर आप नहीं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। एक वर्गाकार बॉक्स की प्रत्येक भुजा क्या होगी, भुजा अभी आपने निकाल दी, क्या होगी, 54। बिल्कुल अभी निकाली है ना आपने, 54 होगी। या दूसरा सवाल क्या है, या तो आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, यदि बॉक्स पर रिबन लगाने की लागत 5 रुपये है तो खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। यानी कि पूरे रिबन लगाने की कितना खर्चा आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। तो 5, टोटल एरिया कितना था, इतना था। तो इसको इससे क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2916 को, तो आपका टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल आएगा, ये भी बहुत आसान है। अब तीसरा है, एक वर्ग संख्या परिभाषित करें। यानी कि वर्ग क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है कि किसी भी संख्या को जब उसी के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। इसको भी आप कर लेंगे। तो आपका लगभग क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन और रह गया हो तो, अदरवाइज़ आपका केस स्टडी वाला सवाल हमेशा इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप करने का प्रयास करेंगे। और इसमें तो एक और है केस स्टडी, चलो इसको भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है एक शहर में एक वर्गाकार पार्क है। क्या है, एक शहर ले लिया हमने और हमने इसमें एक वर्ग के आकार का पार्क बना लिया। ये हमारा एक शहर है, ये पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 1600 है। कितना है, 1600। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, अब ज़्यादा डीप मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले वाला बता दिया है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 40। कितनी निकल कर आ जाएगी, 40। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी, है ना। पार्क के चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। जैसे मान लो ये ये तो था पार्क। अब ये पार्क के इधर इधर ऐसे करके एक रास्ता है। क्या है, रास्ता। और ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है आपकी, 40 है। जब 40 में 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 42। ऐसे ही इधर भी 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 42। ऐसे ही नीचे भी 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 42। ऐसे ही इधर भी 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 42। अब इसने पूछा क्या क्या है वो हम कर लेते हैं। रास्ते के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा, यानी कि कुल क्षेत्रफल बताना है रास्ते के साथ। तो अब पहले आपने क्या करा था, 40 का स्क्वायर करा था। अब आप क्या कर देंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 42 का स्क्वायर जो भी होगा वही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। क्योंकि अब पहले तो हमारा जो वर्ग बना था ये वाला बना हुआ था, ये वाला, लेकिन क्योंकि अब रास्ता भी जो हमने उसमें जोड़ लिया है,
तो रास्ता जोड़ने से हमारा वर्ग क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब चौड़ा हो जाएगा तो हमारा वर्ग बनेगा ये वाला, और इस वाले वर्ग का एक साइड क्या दे रखी है, 42 दे रखी है। तो एरिया आप क्या जानते हैं, एरिया आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है। तो आप क्या कर देंगे, 42 का स्क्वायर। जब आप 42 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मैंने बता रखा है 42 कितना कैसे निकालेंगे इसका, 42 50 से कितना कम है, 8 कम है। आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, नहीं होता। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। जब 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब 42 में से कितने घटा देंगे, 8 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे। तो जब 42 में से 8 घटा देंगे तो आप घटा के देख लो, अगर आपको घटाना नहीं आता है तो सॉरी 42 में से 8 घटा दो, कितना बचा, 36 बचा। कितना बचा, 36 बचा ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर नहीं, 36 कहाँ बचेगा, 34 बचेगा क्या, हाँ 34 बचेगा ना। ठीक, 36 और 6 42 होते हैं बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ मैं, मुझे माफ़ करो। तो मुझे कितना घटाना था, 8 घटाना था। तो ये कितना बचेगा, 12 हो जाएंगे, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34। अब 34 का आधा कर दो, क्योंकि 50 क्या है, 100 का आधा है, तो इसलिए इसका भी आधा कर देंगे। कितना निकल कर आ जाएगा, 1764। ये क्या निकल कर आ गया, इसका स्क्वायर निकल कर आ गया। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पार्क का परिमाप बताइए। पार्क का परिमाप क्या होगा, परिमाप अभी भी मैंने आपको पिछले फॉर्मूले में बताया था। परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा होता है भुजा गुणा 4। भुजा कितनी दे रखी है, 42 और गुणा 4। पार्क का पूछा है, किसका पूछा है, पहले एक बार देख लेते हैं। पार्क का पूछा है, तो पार्क की भुजा तो 40 थी, माफ़ करो इसे मुझे। पार्क की भुजा कितनी थी, 40 थी। 40 में मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16। कितना आ जाएगा, 160। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये तो था आपका पहला, अलग कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये तो था आपका पहला, ये था आपका दूसरा। साथ के साथ समझते रहो, लिखते रहो, इतना टाइम नहीं है। पार्क की भुजा बताइए। पार्क की भुजा अभी हमने बता दी, कितनी आई थी, 40 आई थी। ये रही तीसरा सवाल, ये है आपका तीसरा। और चौथा क्या है, रास्ते सहित पार्क का परिमाप। इस बार रास्ते सहित बताना है, तो परिमाप फिर कितना हो जाएगा, इस बार परिमाप कितना हो जाएगा, 42 कर देंगे बस। क्यों, क्योंकि रास्ते की लंबाई कितनी है, तो 42 मल्टीप्लाई 4। तो जब 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 168। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर समाप्त होता है। यही लास्ट स्लाइड थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इनको अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें, और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें बार बार, क्योंकि यह आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।